व्यू 360 में। माशरे को ख़राब औरत कर रही है और माशरे को दुरुस्त मर्द कर रहे हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता। क्या पाकिस्तानी ड्रामा पाकिस्तानी औरत की सही अक्कासी कर रहा है? भारतीय ड्रामे में औरत को पेश करने का अंदाज वक्त के साथ कितना बदला है? और सालाना 1.5 करोड़ टन कचरा पैदा करने वाला न्यूयॉर्क सिटी बनना चाहता है जीरो वेस्ट सिटी। टीवी ड्रामा पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन ये सिर्फ तफरीह ही मुहैया नहीं करता, देखने वालों के रवैये भी मुतासर करता है। तो पाकिस्तानी ड्रामे औरत के बारे में नाजरीन को क्या हकीकत दिखा रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तानी टीवी ड्रामा ख़वातीन के बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन नाक़दीन का यह कहना है कि ड्रामे आज की पाकिस्तानी औरत की अक्कासी बहुत ही महदूद अंदाज में कर रहे हैं। स्क्रीन पे औरत अमूमन या तो पिस रही होती है या फिर पीस रही होती है, और मर्द के बुरे रवैये के लिए भी अक्सर जिम्मेदार औरत को ही करार दिया जाता है। ये ड्रामे बनाने वाले सिर्फ मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी हैं। तो फिर सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट के नाम पे औरत के किरदार और मकाम के बारे में कैसी राय पुख्ता की जा रही है। आज सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी नाजरीन स्क्रीन पर नजर आने वाली औरत के बारे में क्या कहते हैं। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहाँ भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। डॉक्टर कैसरा अमीन दिन भर क्लिनिक करके शाम के फारिग औकात अक्सर टीवी स्क्रीन के सामने गुजारती हैं। मौजूदा दौर में इन्हें 30 दहाई कबल बनने वाले ड्रामों की शदीद कमी महसूस होती है, जब वो तारीखी किरदारों और मजबूत आसाब की मालिक ख्वातीन की कहानियों पर मबनी ड्रामे देखती थीं। काफ़ी नेगेटिविटी शो की जा रही है टुवर्ड्स विमेन। कैरेक्टर जो हैं उनके होम ब्रेकर दिखाया जा रहा है, और एक ट्रायल दिखाई जा रही है कि जी एक मेल है एक फीमेल है, या मियाँ बीवी हैं, थर्ड आती है, घर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और हमेशा यही दिखाया जाता है। ऊपर रशीदा खाला के बेटे के साथ पेचे लड़ा रही थी। बाज़ अफराद के ख्याल में ये ड्रामे इन्हें देखने वाली ख्वातीन पर गहरा असर छोड़ते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, जो वो फैशन देखती हैं ड्रामाज में वो अडॉप्ट करने की कुछ कोशिश करती हैं, और इसी तरह से कुछ बातें होती हैं जो उनके माइंड पे इतना इम्पैक्ट करती हैं कि वो ना चाहते हुए भी बाज़-औक़ात उस तरह से एक्ट करने लग जाती हैं। गैरतमंद लोग तो ऐसी लड़कियों को अपने घर में हड्डा कूद के उसमें दफन कर। कई मौज़ूआत और किरदारों की मुतनाज़ा अक्कासी के बावजूद बहुत से पाकिस्तानी ड्रामे इन दिनों अवाम में खासे मकबूल हुए हैं। पाकिस्तानी ड्रामेज बहुत अच्छे बन रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं उसमें, और मैं समझती हूँ कि हमें ड्रामों को एज ए ड्रामा लेना चाहिए। उसको आप कोई कैरेक्टर नहीं, हमें उसके अंदर अपने आप को फिक्स कर लेना चाहिए। ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है ना वो हो रहा है, उनमें से रोल्स चूज करें, गलत और सही को पहचानें। कौन गलत कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है, उसको गलत ही दिखाना था उन्होंने। वो ड्रामा है, ड्रामे तक रहने दें। टेलीविजन स्क्रीन पर ड्रामे देखने के बाद बेशतर नाजरीन सोशल मीडिया का रुख करते हैं और इनसे मुतल्लिक अपनी राय देते हैं। पाकिस्तान कमीशन बराए हकूक़ ख्वातीन की साबका चेयरपर्सन प्रोफेसर आरिफा सैयदा ज़हरा ने अपने वीडियो पैगाम के जरिए इन ड्रामों में ख्वातीन के किरदारों को खासा आड़े हाथों लिया। एजेंडा क्या है कि माशरे को ख़राब औरत कर रही है और माशरे को दुरुस्त मर्द कर रहे हैं, ये तो कभी हो नहीं सकता। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक सिर्फ बुराई किए जाए और एक सिर्फ अच्छाई किए जाए। कहीं कोई बड़ी बीमार जहनियत है जिसके अंदर ये नशा फैल गया है कि ताकत सिर्फ एक सिनफ का हिस्सा है। अब नहीं बोलता। अच्छा ना बोल, एक दफा मेरे लिए बोल। ड्रामों में ख्वातीन के मनफी दकियानूसी किरदारों पर तनकीद करने वालों की राय में समाजी बेहतरी की खातिर ख्वातीन के मुस्बत किरदारों की अक्कासी की ज़्यादा ज़रूरत है। ताहम इन किरदारों के खालिक अक्सर इन्हें सिर्फ एक फ़र्जी किरदार के तौर पर लेने का ही मशवरा देते हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। ख़वातीन को गैर हकीकी या महदूद किरदारों में पेश करने से देखने वालों पर कैसा असर पड़ता है और क्या ये रुझान बदला जा सकता है, इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे मोहतरमा आरिफा सैयदा ज़हरा से। आपने आज की रिपोर्ट में उनकी मुख्तसर गुफ्तगू सुनी, लेकिन इसी मौजू पर मज़ीद उनसे बात करना ज़रूरी है। सैयदा आरिफा साहबा, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। आपने जिस तरह इस रिपोर्ट में भी कहा कि एक एजेंडा बनता जा रहा है ये कि औरत ख़राबी की वजह है और मर्द माशरे को दुरुस्त करता है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये एजेंडा कैसे बना है, क्यों बना है, कौन बना रहा है आपके ख्याल में इसे?
देखिए, ये हम हमेशा कोई आसान सा हल ढूंढते हैं। एजेंडा कोई एक नहीं बनाता, पूरा माशरा बनाता है और उसमें माशरे में लोग शरीक होते हैं। और सबसे आसान बात यह है कि एक सस्ती सी जज्बातियत पैदा करके लोगों के दिलों को नरम या सख्त करने की कोशिश की जाए। औरत उतनी ही इंसान है जितना मर्द इंसान है, और जितना उसका हिस्सा है ज़िंदगी में उतना ही मर्द का भी हिस्सा है, और दोनों को बराबर का होना चाहिए। आजकल के ड्रामे औरतों की तजलील के या औरतों के किरदार की कमज़ोरी के या एक ऐसी शख्सियत के कि जिसका ना कोई इरादा है, न जिसकी कोई अक्ल है, न जिसकी कोई पहचान है, न जिसका कोई इंतखाब है। और हमारे यहाँ एक चीज़ जो रेटिंग कहलाती है, अगर एक ड्रामे में एक औरत को 1 थप्पड़ लगता है तो कम रेटिंग होती है, 3 लगते हैं तो बहुत अच्छी मिलती है। ये तजलील इंसानियत से औरत की कौन सी बेहतरी ढूंढी जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आरिफा साहब, ये बताइएगा कि आज भी हमने इस स्टोरी में भी देखा, जब भी लोगों से हम बात करते हैं, हम खुद भी जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, पुराने ड्रामों को बहुत याद करते हैं कि आज से 20 साल 30 साल पहले ऐसे ड्रामे बनते थे। वक्त बदला, ज़्यादा तालीम का मेयार बढ़ा, ख़वातीन घरों से बाहर निकली, टेक्नोलॉजी आगे आई, माशरा तो आगे बढ़ा है, लेकिन माशरे की जो सोच जिसकी ड्रामे में अक्कासी हमें नज़र आ रही है, वो क्यों आपके ख्याल में आगे नहीं बढ़ी? चलिए, खुशी की बात यह है कि आप कहती हैं माशरा आगे बढ़ा है, मेरी समझ में नहीं आती कि वो कहाँ आगे बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर आगे बढ़ा होता तो औरतें 4 कदम न सही 1 कदम तो आगे बढ़ी होती। आपने वही रिवायती, वही तनकीदें, वही पैमाने आज तक रखे हैं, सिवाय इसके कि अब ड्रामे के मनाजिर खूबसूरत होने लगे, स्टेज अच्छे होते हैं, लिबास नए होते हैं कि लोग उनके ये चाहते हैं कि वैसा ही लिबास वो भी पहने। ज़िंदगी के मानी सिर्फ ज़ाहिर से नहीं होते, आप अंदर की जो एक मजबूती है हम सब की, उसको क्यों नहीं सामने लाने की कोशिश करते। ये मैं मुसलसल ये पूछ रही हूँ कि ये एजेंडा क्या है कि औरत को इस कदर पसपा करके, कमज़ोर करके दिखाया जाए। और मेरी समझ में यह आता है कि ये ताकत और इख्तियार का खेल है, जिसकी ताकत, जिसका इख्तियार जिस पर चल जाए। और अफसोस ये होता है कि बहुत से ऐसे ड्रामों की तो मुसन्निफा जो हैं वो ख़वातीन हैं। वो ये ज़िंदगी की तस्वीरें कहाँ से ला रही हैं? यानी ज़माना आगे बढ़ गया लेकिन माशरा आगे नहीं बढ़ा। ये इस बारे में थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि जो लोग कहते हैं कि ड्रामे को ड्रामे की तरह देखना चाहिए, ये किरदार हैं, ये एंटरटेनमेंट है, इसको इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन जब लोग ड्रामा देखते हैं तो क्या वाकई अपने आप को उससे सेपरेट करते हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं कर सकते। अगर खुद को अलग करेंगे तो फिर देखेंगे नहीं। मैंने मान लिया कि ड्रामा ड्रामा है और ज़िंदगी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी से अच्छा ड्रामा कोई नहीं है। इसकी जो ऊंच नीच है, इसमें जो जिम्मेदारियां हैं, इसके जो उतार चढ़ाव हैं, वो ड्रामे में भी हो सकते हैं। आप कुछ मुबालगा कर लीजिए ना कहानी को पुरलुत्फ बनाने के लिए, लेकिन सिवाय गलत बात दिखाने के और सिवाय मुबालगे के, तो फिर तो आप ज़िंदगी पर भी और देखने वालों पर भी दोनों पे जुल्म कर रहे हैं। ऑलराइट, सईदा आरिफा ज़हरा हमारे साथ थी, एक दानिश्वर और मुअल्लिमा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की हमने बात की। अब पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे इन दिनों भारतीय चैनल्स की नशरियात तो बंद हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो ड्रामे बन रहे हैं उनमें ख़वातीन को उमूमन मासूम या फिर बहुत ही साजिशी बना के पेश किया जा रहा है। भारत में केबल टीवी आए वैसे तो 25 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भारतीय केबल टीवी के जो सीरियल्स हैं उनकी औरत भी और ज़्यादा रिवायती होती गई। तो दिल्ली से आज रितुल जोशी ने यह जानने की कोशिश की है कि जब ख़वातीन को ड्रामों में अपना आप नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर भी स्क्रीन पर कुछ बदल क्यों नहीं रहा। टेलीविज़न भारत के तकरीबन 20 करोड़ घरों तक पहुँच चुका है। गुज़िश्ता साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी देखने वालों में 52% लोग GEC यानी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल्स और सीरियल्स में तो खूब इजाफा हुआ है, लेकिन हिंदी सीरियल्स की औरतों के किरदार आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे।
आज भी सीरियल्स की औरतें या तो साजिशें और ज्यादतियां कर रही हैं या फिर खुद साजिशों और ज्यादतियों का शिकार हो रही हैं। इतनी ज्यादा अच्छाई बता देंगे कि मतलब पूरे परिवार को लेके चल रही है, वो सबकी सुन रही है, सबकी वो कर रही है आज के ज़माने में। और गलत बताएंगे तो इतनी ज़्यादा गलत बता देंगे, मतलब वो महिलाई सब करने वाली है। घर के रिश्ते बहुत अच्छे दिखाते हैं और कहीं फिर नंद का बहू सास का रिश्ता गलत कर देते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। नीलम पांडे हिंदी सीरियल्स की डायलॉग राइटर हैं, जवां हैं और सोच भी नए जमाने की रखती हैं। लेकिन इस सोच को जब वो किसी सीरियल में उतारना चाहती हैं तो अपने हाथ बंधे पाती हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट फीमेल कैरेक्टर्स, जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं उनके लिए भी ब्रीफ होता है। आपका किरदार जो है वो उतना ही भटक सकता है जितनी उन्होंने एक मापदंड तय करके रखा हुआ है। वो कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती जो सो कॉल्ड एथिकली गलत हो। टीवी अब छोटे शहरों, गांव और कस्बों के साथ साथ निचले तबकों तक पहुंच रहा है। मकबूलियत का पैमाना, टीआरपी जानने के लिए इन इलाकों से भी अब रेटिंग्स जमा की जा रही हैं। उनके लिए ऐसी औरतें नई तरह की औरतें हैं बिल्कुल, तो उनको भी उनको जानने में, उनको पहचानने में, उनको रोज रोज देखने में मजा आ रहा है। जो सोते समय भी आंख पे पूरा आईलाइनर लगा के और होठों पे लिपस्टिक लगा के और झमाझम नेट की साड़ी पहन के सोती हैं, उठते ही साथ ऐसे लगता है कि बस शादी में जाने वाली हूँ। फॉर्मूले से बदलकर आगे बढ़ने के लिए अभी इस वक्त रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सीरियल्स इतने पैसे बना नहीं रहे हैं। आधी ऑडियंस भाग रही है डिजिटल मीडियम की तरफ। नौजवान और पढ़ी लिखी औरतों का एक बड़ा हिस्सा अब टीवी सीरियल से उकता चुका है और नई कहानियां तलाश कर रहा है। कभी ऐसा लगता है कि मतलब कैसा हो सकता है कि जैसे भी कुछ भी कोई अनहोनी होने वाली है तो जैसे दिया बुझ जाता है। रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेब सीरीज और फिल्म की दुनिया में जो औरतें हम देख रहे हैं बहुत बदल गई हैं, बहुत रियल हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम में से ही कोई अपनी कहानी कह रहा हो बड़े पर्दे पे, तो हमें लग रहा है कि ये हमारी कहानी है, तो हम उनसे जुड़ते चले गए। वेब सीरीज ने भले ही तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन इन्हें देखने के लिए इंटरनेट की सहूलियत अभी भी टीवी के मुकाबले बहुत कम लोगों के पास है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। और अब बात करते हैं हॉलीवुड की, जिस पर तनकीद की जाती है कि वो खवातीन को कम अहम किरदारों में दिखा रहा है। लेकिन अब पहली बार अमरीकी सिनेमाज में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसका मरकजी किरदार है एक गुलाम औरत। फिल्म हैरियट कहानी है हैरियट टबमैन की, जिन्होंने कई सौ गुलामों को आज़ादी की जानिब भागने में मदद दी। अमेरिका में गुलामी की तारीख पे वैसे तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन कभी किसी खातून गुलाम की नज़र से कहानी नहीं बयान की गई। लेकिन इस फिल्म पर भी तनकीद की जा रही है, क्योंकि इसमें हैरियट का किरदार एक अफ्रीकी अमरीकी के बजाय एक बरतानवी अमरीकी अदाकारा निभा रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां वो खुफिया रेल रोड नामी तहरीक का अहम जुज़ बनी। ये नेटवर्क अपने मालिकों से फरार होने वाले गुलामों को महफूज तरीके से शुमाली इलाकों तक पहुंचाने में मदद करता था। If I'm free, my family should be too. I made up my mind, I'm going back. वो 13 मरतबा अपने खानदान के अफराद और दूसरे गुलामों को बचाने के लिए जनूबी। केसी लेमन्स कहती हैं कि अब वक्त आ गया था कि हॉलीवुड टबमैन की कहानी सुने। A woman who is this brave and this strong and this single-minded and this एक औरत जो इतनी मजबूत और बहादुर है, तो ये अच्छा मौका है कि उसकी जुर्रत और यकसुई को तस्लीम किया जाए। नस्वानियत, अमरीकी हीरोज और उनकी जुर्रतमंदी और उनके किरदार को माना जाए। American heroes. हाल ही में गुलामी पर बनने वाली ऐसी फिल्में जिनकी कहानियां गुलामों की नजर से सुनाई गई हैं, उनमें 12 Years a Slave और द बर्थ ऑफ अ नेशन शामिल हैं। 3 साल बाद 2016 में फिल्म मेकर नेट पार्कर ने एक फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन बनाई। मीटू के जमाने में हैरियट पहली फिल्म है जो एक खातून के किरदार पर मबनी है। फिल्म में सिंथिया अरीवो ने हैरियट का किरदार अदा किया है। आप हैरियट को एक औरत के तौर पर देखते हैं, सिर्फ सुपर हीरो के तौर पर नहीं। जिस तरह के हालात से वो निमटती है और एक इंसान और एक औरत होने के नाते उस पर जो गुजरती है, तो इसलिए भी उसका सुपर हीरो होना अहम है। फिल्म पर मुस्बत तबसरे किए गए हैं, जिस तरह हैरियट के किरदार को एक नौजवान पुरजोश औरत के तौर पर दिखाया गया है। ट्विटर पर नॉट माई हैरियट के हैशटैग से नाइजीरियन नजाद ब्रिटिश एक्टर एरिवो के अफ्रीकी अमरीकी किरदार के लिए कास्ट किए जाने पर तनकीद की गई। फिल्म में ख्याली किरदारों जैसे एक सयाफाम जो हैरियट की मदद करता है पर भी नुक्ताचीनी की गई है। जॉर्ज मेडिसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड क्रेग कहते हैं कि फिल्म में एक सफेद फार्म निजात दहिंदा का फॉर्मूला शायद फिल्म बीनों को पसंद नहीं आया। It's just
part of the developing nature of telling these stories, especially sensitive stories. یہ اس لیے ہے کہ ہم امریکہ کی وہ حساس تاریخی کہانیاں سنا رہے ہیں جس پر ہمیں فخر نہیں. تو جب ہم غلام شخان، وائس آف امریکہ. ہم اسکرین پر نظر آنے والے کرداروں میں اپنا آپ تلاش کرتے ہیں اور ان کی نظر سے دنیا کو سمجھتے بھی ہیں. اسی لیے میڈیا کی طاقت کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر وہ سب چہرے اور کردار نظر آنے چاہیے جو حقیقی دنیا میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. تو جب عام زندگی میں گھر کے اندر اور باہر خواتین کئی طرح کے کردار نبھا رہی ہیں، مشکلات سے نمٹ رہی ہیں، کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، تو پھر یہ سب بھی اسکرین پہ اپنی تمام تر باریکیوں کے ساتھ نظر آنا چاہیے تاکہ معاشرے کا ہر طبقہ صرف ان کرداروں میں خود کو دیکھ ہی نہ سکے بلکہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ بھی سکے. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم ضرور جاننا چاہیں گے. ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو تازہ ترین خبریں اور بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی ملیں گے. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. ایک اندازے کے مطابق امریکی عوام نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں 25% زیادہ کچرا پھینکتے ہیں معمول سے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تہواروں کے مہینے ہیں جب تھینکس گیونگ، کرسمس اور نیو ایئر بھی منایا جاتا ہے. نیو یارک میں اب کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے تحت چیزیں ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ری سائیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نیو یارک سالانہ 1.5 کروڑ ٹن سے زیرو ویسٹ کی طرف بڑھ سکے. نیو یارک شہر کے تھیٹرز میں آج کل ایک غیر معمولی قسم کی پرفارمنس جاری ہے. شہر کے مرکزی علاقے کے تھیٹر سے پروڈیوسرز، ایکٹرز اور کپڑوں کے ڈیزائنرز مل کر استعمال شدہ سجاوٹ کا سامان اور کاسٹیومز ایک مقصد کے تحت اکٹھے کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے بچوں اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ایسے کپڑے لے کر آ رہا ہے جو وہ اب استعمال نہیں کرتے. ہم سب اپنی چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو نئی اشیاء مل جاتی ہے. اس ٹرالی میں موجود تمام چیزیں ہیری پوٹر اور دی کرس چائلڈ نامی تھیٹر ڈرامے سے سیدھی یہاں آئی ہیں. ہیری پوٹر کا سامان؟ ہاں، میرا خیال ہے کچھ سامان تھا لیکن وہ تو ہاتھوں ہاتھ چلا گیا. ڈرامہ کمپنی 1-on-1 پروڈکشنز یوں تو ایک میوزیکل ڈرامہ پریٹی وومن کی تیاریوں میں مصروف ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اشیاء کے لین دین کے اس عمل میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے باعث جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم مل کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ زیادہ چیزیں عطیہ کی جائیں اور ری سائیکل بھی کی جائیں. سالانہ قریباً 14 ملین یا 1 کروڑ 40 لاکھ ٹن کچرا پیدا کرنے والے نیو یارک شہر میں اب کوڑے کی صفائی کی خاطر کوڑے کی چھانٹی اور ری سائیکلنگ ایک بڑی ترجیح بن چکی ہے. نیو یارک میں کچھ افراد حکام کی جانب سے منعقد کیے جانے والے زیرو ویسٹ پروگرام میں بھی شامل ہو رہے ہیں. پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ایسے لائف سٹائل کے لیے تیار کیا جائے جس میں بڑے پیمانے پر چیزیں ضائع کرنے کے بجائے انہیں دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں حکام نے ماحولیاتی اور نفسیاتی ماہرین کو بھی شامل کیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس عمل کو شروع کیا جا سکتا ہے. صرف ایک مرتبہ استعمال ہونے والی پانی کی بوتل چھوڑ کر دوبارہ قابل استعمال بوتل لیں. پھر اپنا کافی کپ تبدیل کریں. ٹشو وغیرہ ایسے ہوں جو پھر استعمال ہو سکیں اور مقامی خوراک استعمال کی جائے. گوشت کم کھایا جائے. نیو یارک میں اس پروگرام کا مقصد سال 2030 تک شہر کو کچرے سے پاک کرنا ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی یہ بڑا شہر توقع کے مطابق نتیجہ پیش نہیں کر پایا. صرف 17% کچرا ری سائیکل ہوتا ہے. یہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے اور حالیہ کچھ سالوں میں اس میں کمی بھی واقع ہوئی ہے، لیکن اب زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. غیر ملکی سیاح تک مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیلو، مجھے میرا کوٹ نہیں چاہیے. کیا میں اسے یہاں آپ کے پاس چھوڑ سکتی ہوں؟ میں آسٹریلیا سے ہوں اور یہ کوٹ میرے پاس بہت عرصے سے ہے. اب وہاں گرمیاں ہیں اور ہم تو وہاں سوئمنگ کر رہے ہیں. نیو یارک میں ہر کوئی اب اس عمل میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ نیو یارک کو مستقبل میں کچرے سے پاک کیا جائے. نینا وشوانا کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کباڑ میں سے قیمتی شے نکالنا بھی ایک ہنر ہے، ایک بہت ہی منافع بخش ہنر، اور ریالٹی ٹی وی کے دور میں کچھ لوگوں کے لیے شہرت کا ذریعہ بھی. جنک یارڈ امپائر امریکہ میں ایک ایسا ہی ٹی وی شو ہے جس میں کباڑ خانہ چلانے والے ایک باپ اور بیٹے کی زندگی دکھائی جاتی ہے. آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کباڑیے سے سٹار کیسے بنا جاتا ہے.
5000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ کباڑ خانہ تباہ شدہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کشتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک عام دیکھنے والے کے لیے شاید یہ کوئی افسردہ منظر ہو، لیکن اینڈی کوہن کے لیے یہ ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کباڑ خانہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کباڑ جمع کیا ہے، تو مجھے مختلف اشیاء اچھی لگتی ہیں، جیسا کہ کام آ سکنے والی کسی ایسی چیز کی مرمت کرنا جسے پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس کباڑ خانے میں ہر ہفتے تقریباً 200 پرانی گاڑیاں آتی ہیں۔ ان میں سے کچھ اسپیئر پارٹس بیچنے کے کام آتی ہیں، کچھ مرمت ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ مرمت کے قابل نہیں ہوتی۔ اینڈی کے والد بابی نے 50 سال پہلے یہ کاروبار شروع کیا تھا اور ابھی بھی وہ ہر صبح یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ کاروبار مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت مزہ ہے۔ حالانکہ اب یہ کام بہت زیادہ مقابلے کی وجہ سے کافی مشکل ہو گیا ہے اور خاص طور پر انٹرنیٹ آنے سے ہمیں کافی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت مزے کا کام ہے۔ باپ اور بیٹے کے کام کا انداز ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ہم ایک لندن کیب لے کر آئے جو کہ پھینک دی گئی تھی۔ یہ میرے والد کا پروجیکٹ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کریں۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر جو بھی میں نے کہا اس کا الٹ کیا۔ میرے خیال سے انہوں نے ایسا مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا۔ انہوں نے اس کار پر بہت پیسہ خرچ کیا ہے اور آخر میں وہ چلی بھی نہیں۔ اس غیر معمولی خاندانی کاروبار نے ایک ٹی وی اسٹیشن کو متاثر کیا اور یوں کوہن خاندان کے جنک یارڈ ایمپائر کو ڈسکوری چینل کے ایک ذیلی نیٹ ورک پر پیش کیا گیا۔ In my world, there's no idea too crazy. My empire. And there's hundreds of junkyards throughout the United States. امریکہ میں اس طرح کے سینکڑوں کباڑ خانے ہیں، لیکن ہماری انفرادیت اس کا خاندانی بزنس ہونا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ شاید وہ اس میں ایک تعلق محسوس کرتے ہیں۔ جو گاڑیاں کوہن کے کباڑ خانے میں پہنچتی ہیں ان کو ایک بار پھر زندگی جینے کا موقع ملتا ہے۔ And this was a salvage car. ہمارے پاس ایک رولز رائس ہے جو کہ جنک یارڈ کے شو میں بھی دکھائی گئی تھی۔ یہ ایک تباہ شدہ کار تھی جو اینڈی نے خریدی اور پھر ہم نے اس کو دوبارہ چلتی حالت میں بحال کیا۔ اینڈی کوہن نے اس منفرد کار کو خود بحال کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کچھ زیادہ چلا نہیں پاتے، کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ ایک خوبصورت کار ہے، اس کے انجن کی آواز بہرا کر دینے والی ہے اور انہیں ڈر ہے کہ ہمسائے اس آواز کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میکسم ماسکولوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آج کے شو میں ہم نے بات کی کہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کیا خواتین کو درست طریقے سے پریزنٹ کر رہی ہے ویورز کے سامنے۔ ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور اپنی رائے دیجیے۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔